नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब धनंजय पीरामल और आयशा दोनों ही इंटरनेट कॉल के थ्रू बात कर रहे थे। तब अब यहाँ पर जैसे ही उसे रिया के थ्रू जब पता चल गया था कि वो अलेक्जेंडर के बड़ी के साथ रह रही हैं, तो धनंजय यहाँ पर थोड़ा सा पॉजेसिव हो गया था। वो यहाँ पर अब आयशा से सीधे सीधे पूछता है, आयशा देखो कहीं तुम पिछली बार की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी। इस पर अब आयशा कहती है, धनंजय तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। अरे ये क्या अब मेरी उम्र है कहीं तुम्हें छोड़कर जाने की। अरे जब मेरी उम्र थी मैं तुम्हें तब छोड़कर नहीं गई, तो अब मैं तुम्हें क्या ही छोड़कर जाऊंगी। अब यहाँ पर ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी अब यहाँ पर धनंजय के कानों में अब एक जोर से बम ब्लास्ट जैसी एक आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर अब धनंजय एकदम से ही चौकन्ना हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजमहल में किसी ने राजमहल के ऊपर हमला कर दिया हो। इसलिए धनंजय यहाँ पर जल्दी से आयशा मारवा को कहते हैं, आयशा जल्दी से फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। इधर धनंजय ये कहते हुए ही अपने फोन को ऐसे ही छोड़कर वहां से भाग गया था, ये देखने के लिए कि सच में कहीं दुश्मनों ने राजमहल पर हमला तो नहीं कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ आयशा, जो कि अभी भी इंटरनेट से कॉल लगाए हुए थी, वो ये सब कुछ सुनकर अब उसे धनंजय की भी काफी चिंता हो रही थी। धनंजय तो यहाँ से जा चुका था, लेकिन यहाँ पर आयशा यहाँ पर अपने रूम में सिर्फ धनंजय के ही बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ धनंजय अब अपने रूम से बाहर निकलकर सीधा ही सिक्योरिटी और सर्वेंट से कहता है, राजमहल को सेव करो, शायद राजमहल के ऊपर हमला हुआ है। पूरी की पूरी टीम को तैनात होने के लिए कह दो, जो जल्दी से मेन एंट्रेंस के दरवाजे को बंद कर दो ताकि कोई भी राजमहल के अंदर ना आने पाए। इधर धनंजय की ये बातें सुनते ही सारे के सारे सर्वेंट अब अचानक से यहाँ पर अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें पहले से ही ट्रेंड किया जाता है कि अगर राजमहल में हमला हो तो उन्हें कितनी फुर्ती के साथ अपने काम पर लगना है। और ये सुनते ही वो सभी भी अब मेन एंट्रेंस को बंद कर देते हैं और यहाँ पर अब धनंजय पीरामल सबसे पहले सिक्योरिटी रूम की तरफ जाने लगता है, ये देखने के लिए क्या कि आखिर सच में हुआ क्या है। तो जहाँ पर धनंजय ने यहाँ पर पूरी की पूरी कमान संभाल ली थी राजमहल को प्रोटेक्ट करने की, तो वहीं दूसरी तरफ इधर किंग के पैलेस में आयशा मारवा यहाँ पर अभी भी अब इस इंटरनेट कॉल के थ्रू हेलो हेलो ही कर रही थी। आयशा कहती है, हेलो धनंजय, क्या आप सुन रहे हैं? देखो धनंजय वहां पर हुआ क्या है, बताओ धनंजय, मुझे चिंता हो रही है। लेकिन अगर धनंजय तो वहां पर थे ही नहीं, तो आयशा को धनंजय की आवाज कहां से आएगी। दूसरी तरफ से आयशा के कानों में तो बस, क्योंकि फोन अभी चालू था तो उसकी वजह से उसके कानों में बस ब्लास्ट और गोलियां चलने की ही आवाजें आ रही थी, जिन्हें सुनकर अब आयशा को भी अंदाजा हो गया था कि धनंजय जहां भी है वहां पर गोलियां ही गोलियां बरस रही हैं। ये सारी आवाजें सुनने के बाद आयशा मारवा पूरी तरह से घबरा जाती है। उसे अब धनंजय की ओर भी चिंता हो रही थी। अब इन सब को सुनकर आयशा को अब अपना बचपन याद आ जाता है। आयशा अचानक से डर जाती है और अब वो यहाँ पर इतनी डर गई थी कि उसे ये भी होश नहीं था कि वो अब क्या कर रही है। वो बस डर के मारे भागते हुए अब पापा पापा कहते ही भागे जा रही थी। आयशा पापा पापा चिल्लाते हुए ही किंग के रूम की तरफ ही जाने लगती है। इधर आयशा के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। आयशा को देखकर आज ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई छोटी बच्ची ही है जिसने ना जाने कितने ही डर कर इस तरह से अपने पापा को ढूंढ रही है। तो वहीं अब जब आयशा किंग के कमरे की तरफ बढ़ रही थी, तब अचानक से उसको याद आता है कि इस वक्त किंग तो अलेक्जेंडर के रूम में होंगे, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पर कॉल लगा कर गए थे तो बच्चे आयशा को कहकर गए थे। तो इसलिए अब वो यहाँ पर किंग के रूम की तरफ ना जाकर अब अलेक्जेंडर के रूम की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि किंग अलेक्जेंडर के रूम में उसके पेट एनिमल्स के साथ होंगे। और अब वो जल्दी से यहाँ पर एलिवेटर में जाकर 7th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है।
उस 7th फ्लोर पर आने के बाद आयशा अब यहाँ पर पापा पापा चिल्लाते हुए ही अब अलेक्जेंडर के रूम की तरफ भागने लगती है, क्योंकि यहाँ पर इस फ्लोर पर आर्यन रिया अलेक्जेंडर इन तीनों के ही कमरे थे। तो एक कमरे में जहाँ पर रिया और आर्यन दोनों ही अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो एक में यहाँ पर अलेक्जेंडर अभी अपने बड़ी के साथ था। इधर रिया और आर्यन को जब अपनी दादी माँ की ऐसे चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है तो एकदम से तो वो भी हैरान हो जाते हैं क्या कि आखिर वो पापा पापा क्यों चिल्ला रही हैं। यहाँ पर तो दादी माँ के इवन पापा भी नहीं हैं, तो दादी माँ को क्या हुआ है। और ये सब सोचकर ही अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो अब यहाँ पर आर्यन कहता है रिया क्या देखें कि हुआ क्या है। अब आर्यन की बात को सुनकर अब रिया भी कहती है हाँ आर्यन हमें देखना चाहिए, कहीं दादी माँ को फिर से कोई अटैक तो नहीं आ गया। और ये सोचकर वो दोनों ही जल्दी से अब अपने रूम से बाहर निकलकर भागकर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी दादी माँ तो यहाँ पर सच में काफी पैनिक कर रही थी। और पैनिक करता हुआ देखकर वो दोनों भी अब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। उन्हें भी अचानक से कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी दादी माँ को हुआ है तो क्या हुआ है। तो उधर अब तक आयशा यहाँ पर अलेक्जेंडर के कमरे के बाहर खड़ी थी और वो भी इसलिए यहाँ पर आकर अब आयशा मारवा के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं दादी माँ। इधर यहाँ पर बच्चों की आवाज़ों को बिना सुने ही आयशा मारवा तो भी यहाँ पर अब अलेक्जेंडर के दरवाजे को नॉक करने लगती है। वहीं इधर आयशा ने अब जैसे ही अलेक्जेंडर के रूम के दरवाजे को नॉक किया तो सामने से अब यहाँ पर जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने अलेक्जेंडर खड़ा था। अलेक्जेंडर को सामने देखकर अब आयशा यहाँ पर हड़बड़ाते हुए ही कहती है बेटा पापा कहाँ है। इधर आयशा ने जैसे ही ये कहा तो ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर को लगता है कि दादी माँ उसके डैड के बारे में बातें कर रही हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर को भी नहीं पता था कि आखिर उसकी दादी माँ क्या कर रही है। उसे लगा कि वो उसके डैड रोहित के बारे में कह रही है। इसलिए अब अलेक्जेंडर कहता है दादी माँ डैड यहाँ पर कब आए। देखिए डैड कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता है। वो क्या है ना कि उनसे हमने थोड़ी देर पहले ही बातें तो की थी ना। अब अलेक्जेंडर ने ये कहा ही था कि उसकी इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा ये भी भूल जाती है कि बच्चों को किंग के बारे में नहीं पता है कि वो उसके डैड हैं। इसलिए भी यहाँ पर आयशा मारवा हड़बड़ाते हुए ही कहती है बेटा मैं आपके डैड की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं मेरे डैड की बात कर रही हूँ। मेरे पापा कहाँ हैं, वो आपके बड़ी कहाँ हैं, क्योंकि आपके बड़ी ही मेरे पापा हैं। इधर यहाँ पर जैसे ही आयशा ने ये कहा तो आयशा की ये बातें जैसे ही इधर दूसरी तरफ किंग के कानों में जाती है तो किंग भी अब एकदम से ही घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि आयशा उसे पापा कह रही है। इधर वो जल्दी से ही अब किंग को लगता है कि जरूर आयशा को कुछ हुआ है, जो आयशा हड़बड़ाते हुए ये सब कह रही है। तो इसलिए अब यहाँ पर किंग ने अपने हाथ में जो अलेक्जेंडर के रूम से एक पेट एनिमल्स को उठाया हुआ था, अब वो बड़ी ही सावधानी से उसे उसकी जगह पर नीचे रख देते हैं और उसे रखने के बाद इधर किंग भी सीधा ही दरवाजे के पास आ जाते हैं। किंग जैसे ही दरवाजे के पास आए तो आयशा को इस तरह से पैनिक करता हुआ देखकर अब किंग भी सोचते हैं क्या कि आयशा को क्या हो गया, क्या देख लिया आयशा ने ऐसा। इसलिए लेकिन अब वो यहाँ पर सिचुएशन को संभालते हुए ही अब आयशा को कहते हैं क्या हुआ है आयशा, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो। सब ठीक तो है ना आयशा, देखो मुझे बताओ जो कुछ भी हुआ है शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। इधर किंग को अब अपनी आंखों के सामने देखकर अब आयशा उनके सामने जाकर अब जल्दी से बिना कुछ कहे ही अब एकदम से ही किंग को एक हक कर लेती है। आयशा को भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो क्या कर रही है, क्योंकि इस समय वो बस एक छोटी बच्ची की तरह रिएक्ट कर रही थी। और अब किंग को हक करते हुए ही आयशा घबराते हुए ही कहती है पापा प्लीज उन्हें बचा लीजिए पापा, कुछ भी करके। क्योंकि जैसे ही आयशा ने गोली और बम की आवाज़ सुनी तो यहाँ पर आयशा मारवा को यही लगता है कि धनंजय की जान खतरे में है, किसी ने धनंजय को ही जान से मारने की कोशिश की है। इसलिए आयशा इतनी घबरा गई थी। इधर किंग जिसके कान यहाँ पर इतने सालों से तरस गए थे अपनी बेटी के मुंह से अपने लिए पापा सुनने के लिए, आज फाइनली आयशा ने उन्हें अपना पापा कहा था।
अरे जब से आयशा यहाँ पर किंग के पैलेस में आई थी तब से लेकर जब उसे ये भी पता चल गया था कि किंग उसके पापा हैं, तो उसके बाद भी आयशा ने उन्हें एक बार भी पापा कहकर नहीं पुकारा था। इवन जब से आयशा पैदा हुई थी तब से ही किंग हमेशा से ही इस चीज की कल्पना करते थे कि क्या कभी उनकी बेटी उन्हें पापा कहकर बुलाएगी, क्योंकि किंग की इतनी लाइफ में आज तक उसने आयशा के मुंह से अपने लिए पापा सुना ही नहीं था। लेकिन आज आयशा के मुंह से अपने लिए पापा शब्द सुनकर किंग मानो यहाँ पर अब अपने सेंस में ही नहीं थे। किंग कहीं अपने ख्यालों में चले जाते हैं, मानो उनके कानों में और कोई आवाज ही नहीं जा रही थी, बस उनके कानों में एक ही आवाज जा रही थी और वो है पापा, वो भी आयशा की साउंड में ही। और वो यहाँ पर क्योंकि किंग तो बस आयशा के मुंह से पापा शब्द ही सुनना चाहते थे। तो वो और इधर यहाँ पर किंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किंग ने यहाँ पर ये शब्द सुनकर अब अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, मानो अभी किंग को भी किसी भी चीज के बारे में नहीं जानना था कि आखिर आयशा पैनिक क्यों कर रही है। एक पल के लिए तो वो भी भूल गए थे कि आयशा भी पैनिक कर रही है, तो उसे अभी आयशा को संभालना चाहिए। लेकिन किंग तो खुद इस पापा शब्द में ही इतना खो गए थे। तो वहीं आयशा और इधर किंग को देखकर आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर ये इन तीनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई सबसे बड़ा शौक लगा हो। अरे उन्होंने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी कि अलेक्जेंडर का बड़ी उनकी दादी माँ के पापा हो सकते हैं। उन तीनों का मुंह तो यहाँ पर खुला का खुला ही हुआ था और उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उन्होंने आज अपने कानों से क्या सुन लिया। क्या सच में बड़ी बड़ी दादी माँ के पापा हैं? उन तीनों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इधर रिया जो कि यहाँ पर अपने दोनों ही भाइयों के बीच में खड़ी थी, अब काफी देर में हैरानी के बाद अभी रिया अब कभी एक बार अलेक्जेंडर की तरफ देखती है तो कभी आर्यन को। रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर किंग तो यहाँ पर अपने सेंस में तब आते हैं जब उनके कानों में यहाँ पर रिया की आवाजें सुनाई देती है, क्योंकि रिया जब आर्यन और अलेक्जेंडर की तरफ देख रही थी तो अब उनकी तरफ देखकर अब रिया कहती है ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे कहाँ ये खड़ूस बड़ी और कहाँ मेरी इतनी प्यारी सी स्वीट सी मेरी दादी माँ। अरे कोई मेरी दादी माँ को देखकर ये कह ही नहीं सकता कि ये खड़ूस बड़ी इनके डैड हो सकते हैं। नहीं मैं नहीं मानती, ये मेरी दादी माँ के पापा नहीं है। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। जैसे ही अभी यहाँ पर रिया ने ये शब्द कहे तब किंग अपने सेंस में आते हैं कि यहाँ पर सच में क्या कुछ हो रहा है। इधर रिया की जब ये कह रही थी तो भी यहाँ पर रिया कहती है प्लीज आर्यन सुनो, अलेक्जेंडर सुनो, देखो मैं सपना देख रही हूँ, मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा करो, मुझे मेरे सपने से जगाओ, ये हकीकत नहीं हो सकती। इधर यहाँ पर रिया का एक अलग से अपना एक ड्रामा शुरू हो गया था, क्योंकि उसे सच में इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर आर्यन अब जल्दी से रिया के हाथ पर एक चुटकी काट लेता है। जैसे ही आर्यन ने रिया के हाथ पर चुटकी काटी तो अचानक से रिया अब यहाँ पर जोर से कहती है आउच, ये क्या था? अरे इतनी तेज काटने के लिए किसने कहा था? तुमने तो देखो मेरी स्किन से खून ही निकाल दिया। रिया की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर जहाँ अलेक्जेंडर रिया को देखकर अब उसकी हंसी छूट गई थी तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है अच्छा रिया, अब तुमने कोई इंस्ट्रक्शन थोड़ी ही ना दिया था कि कितनी जोर से चुटकी काटनी है। अब आर्यन को जैसा लगा उसने वैसा ही तो किया है और कितनी देर तक काटनी थी। इधर अलेक्जेंडर की इस बात पर अब यहाँ रिया अलेक्जेंडर को घूर कर देखने लगती है, क्योंकि एक तो उसके लिए अपनी दादी माँ की इस बात पर ही यकीन कर पाना मुश्किल था और ऊपर से अब उसे उसके हाथ पर भी पेन हो रहा था। तो वहीं बच्चों की इन बातों को सुनकर किंग अपने सेंस में आते हैं और किंग अब यहाँ पर आयशा को संभालते हुए अब आयशा से कहते हैं आयशा देखो, संभालो खुद को, पहले मेरे साथ आओ आयशा।
और ये कहते हुए ही किंग अब आयशा को अब अलेक्जेंडर के रूम में लगे बेड के ऊपर के पास लेकर जाते हैं और उन्हें अब आराम से अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़कर अब आयशा को उस बेड पर बिठा देते हैं और उसके बाद अब वो यहाँ पर टेबल पर रखे हुए एक गिलास में पानी डालकर अब उस गिलास को आयशा की तरफ बढ़ा देते हैं और अब आयशा को उस पानी को पीने के लिए कहते हैं। यहाँ आयशा इतनी पैनिक कर रही थी कि पहले तो आयशा ने उस पानी को पकड़ने और पीने से ही मना कर देती है, लेकिन किंग अब यहाँ पर आयशा को कहते हैं, देखो आयशा, इस तरह से पैनिक करने से कुछ भी नहीं होगा। पहले थोड़ा सा तू पानी पियो और उसके बाद मुझे बताओ कि हुआ क्या है, क्योंकि जब तक तुम पैनिक करती रहोगी, जब तक तुम पानी नहीं पियोगी, शायद मैं भी नहीं समझ पाऊंगा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इधर अब यहाँ पर किंग के फोर्स करने पर अब आयशा अब किंग के हाथों से उस पानी के गिलास को ले लेती है और अब उसमें से वो थोड़ा सा पानी पी लेती है। इधर किंग भी यहाँ पर आयशा को शांत करने में लगे हुए थे और जब किंग आयशा को शांत करने में लगे थे तभी तीनों बच्चे अभी भी हैरानी से एक बार किंग को देख रहे थे तो एक बार अपनी दादी माँ को। उनको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अब उन्हें अपनी दादी माँ की ऐसी हालत देखकर अब काफ़ी बुरा भी लग रहा था। इधर किंग ने जैसे ही आयशा को शांत कराते हुए जब तीनों ही बच्चों की तरफ देखा तो तीनों बच्चे अभी भी हैरानी में थे। इसलिए भी यहाँ पर किंग तीनों बच्चों से ही कहते हैं, आप तीनों जाओ अभी कंप्यूटर लैब में जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है ना, और हाँ, कंप्यूटर लैब में जाकर सबसे पहले अपना प्रैक्टिकल कीजिए। क्योंकि किंग को पता था कि अगर बच्चे यहाँ पर रहेंगे तो शायद वो आयशा से बात भी नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही किंग अब यहाँ पर बच्चों को ये कहते हैं तो ये सुनते ही अब सबसे पहले रिया ही बोलती है। रिया कहती है, नहीं बड़ी, प्लीज़ हमें यहीं पर ही रहना है। वो हमें अपनी दादी माँ के पास ही रहना है। वो क्या है ना कि दादी माँ की हालत तो देखिए, दादी माँ कितना पैनिक कर रही है। अब हम अपनी दादी माँ को इस तरह से पैनिक करता हुआ देखकर इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज़। अब वो यहाँ पर ये कहते हुए ही अब यहाँ पर रिया किंग के पास आती है और अब उनके हाथ को पकड़कर ये सब कहती है। किंग जो कि यहाँ पर बस रिया को ही देख रहे थे, अब रिया यहाँ पर उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए ही कहती है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ बड़ी दादी माँ के पास ही रहने दीजिए ना। देखिए ना, हमारी दादी माँ कितनी अपसेट है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और सोचो, हम वहाँ पर कंप्यूटर लैब में चले भी जाएंगे, लेकिन हमारा ध्यान तो अपनी दादी माँ की तरफ ही रहेगा ना। इधर यहाँ पर रिया की इस बात पर अब किंग कहते हैं, ठीक है छोटी अनिका, लेकिन हाँ, इस बात का असर आप सभी की पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी की पढ़ाई पर इसका असर हुआ तो फिर आपकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी। और रिया, अगर 90% नहीं आए ना तो देखो, आपका गेमिंग टाइमिंग आधा हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट होगी। इधर किंग की ये बात सुनते ही अब रिया अब अचानक से कहती है, लेकिन बड़ी, ये तो बहुत ही गलत बात है ना बड़ी। अरे आपने तो पहले ही मेरे गेमिंग टाइम कितना ही कम कर रखा है। आपको पता है बड़ी, जब मैं मारवा हाउस में रहती थी या मैं गुलेरिया हाउस में जाती थी तो मेरी गेमिंग की कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी, और इसलिए मैं अपने गेम में भी सबसे बेस्ट थी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरा गेम ऑलमोस्ट छूट ही चुका है, और अब आप कह रहे हैं आप उसे भी आधा कर देंगे। देखो, अब यहाँ पर रिया ये कह रही थी तो अब किंग कहते हैं, नहीं देखो, ये गेम तो तुम्हारा आधा हो ही जाएगा अगर तुमने थोड़ा सा भी अपनी प्रिपरेशन में या अपने मार्क्स में किसी भी तरह की कमी की तो। इस बात पर अब किंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए और आगे कहते हैं, वो देखो, ये सब वैसे ही चलेगा फिर जैसे आपके दोनों भाइयों का चल रहा है। आपको भी पता है ना कि आपके दोनों भाई गेमिंग से कितने दूर है, तो अपने दोनों भाइयों की तरह आप भी विदाउट गेमिंग के रहेंगे। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूँ कि मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में आपके पहले से ही 15 नंबर ऑलरेडी कट चुके हैं। सो बी रेडी रिया, अगर गेम खेलना है तो आगे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कहते हुए ही किंग अब यहाँ पर अब आयशा की तरफ देखते हैं और अब आयशा से कहते हैं,
आयशा आयशा देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आयशा ने किंग से कहा था कि प्लीज़ प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए, तो अब किंग को सीधे सीधे अंदाज़ा हो जाता है कि आयशा धनंजय पीरामल की ही बात कर रही हैं। इसलिए अब यहाँ पर किंग आयशा से कहते हैं, तुम्हें धनंजय पीरामल की चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आयशा, क्योंकि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कौन है। ये कहते हुए ही किंग अब वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं इधर आयशा किंग के जाने के बाद अब अपने मन में ही कहती है, पापा पापा मुझे धनंजय के बारे में क्या बताना चाहते थे? कौन है धनंजय? क्या नहीं जानती हूँ मैं उनके बारे में? ऐसा क्या है जो पापा को पता है लेकिन मुझे नहीं पता। यहाँ पर आयशा मारवा भी ये सब सोचने पर मजबूर हो गई थी। एक तो वो पहले से ही धनंजय के लिए काफ़ी चिंतित थी, लेकिन ये सब बातें सुनकर अब उसके दिमाग में भी न जाने कितने ही सवाल आ गए थे। तो इधर यहाँ पर अलेक्जेंडर अब अपनी बुक को लेकर यहाँ पर अपनी दादी माँ यानी कि आयशा के पास ही बैठ गया था। तो वहीं आर्यन और रिया ये दोनों भी अभी अपने अपने रूम से दोनों ही अपनी अपनी बुक को ले आए थे और वहीं स्टडी टेबल लगाकर वहीं पर ही ये दोनों भी बैठकर अब अपनी स्टडी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें किंग की बात अच्छी तरह से याद थी। भले ही वो यहाँ पर अपनी दादी माँ के साथ थे, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर रहकर अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। एक तरफ जहाँ पर ये सभी अपनी दादी माँ के साथ थे, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन में यहाँ पर आज राहुल अपने काम में सुबह से ही लगा हुआ था। राहुल को पता था कि आलिशा को ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आलिशा राहुल की क्लीनिंग में हेल्प कर पाती थी, लेकिन खाना वगैरह में कपड़े वगैरह में ये सब राहुल को खुद ही करना पड़ता था। इसलिए राहुल आज यहाँ पर सुबह से ही लगा हुआ था। तो वहीं आलिशा भी जितना उसकी हेल्प कर सकती थी उतना कर रही थी। आलिशा भी क्लीनिंग करने में बिजी थी। अब यहाँ पर ये दोनों अपने अपने काम में लगे थे कि तभी अचानक से यहाँ पर डोरबेल बजने लगती है। इधर जैसे ही राहुल और आलिशा दोनों को ये डोरबेल सुनाई देती है, तो राहुल अब यहाँ पर एकदम से चौकन्ना हो जाता है। राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि राहुल को आलिशा की सेफ्टी के बारे में हमेशा से ही डर लगा रहता था। रोहित ने सीधे सीधे कहा था कि आलिशा को हमेशा से ही सेफ रखना है। इसलिए डोरबेल की आवाज़ सुनते ही राहुल सबसे पहले अब आलिशा से कहता है, रानी साहिबा आप अभी अंदर जाइए, पता नहीं दरवाजे पर कौन है, इसलिए मैं किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। मैं दरवाजे पर जाकर देखता हूँ, तब तक आप अंदर जाकर कहीं छिप जाइए। इधर जैसे ही राहुल ने ये कहा, ये सुनते ही अब आलिशा भी यहाँ पर अपने सारे के सारे काम को छोड़कर वहीं पर ही अब अंदर रूम में जाकर एक जगह देखती है छिपने की जगह और वहाँ पर छिप जाती है। इधर जैसे ही राहुल को लगा कि शायद आलिशा अब छिप चुकी है, तो राहुल भी अब जल्दी से दरवाजे के पास जाकर अब दरवाजे को खोल देता है। इधर राहुल ने जैसे ही दरवाजे को खोला तो उसके सामने यहाँ पर दो डिलीवरी बॉय खड़े थे। इन दो डिलीवरी बॉय को खड़ा देखकर अब राहुल एकदम से ही हैरान हो जाता है कि उसने तो कोई भी ऑर्डर नहीं किया था, उसने कुछ भी नहीं मंगाया है, तो आखिर ये डिलीवरी बॉय यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या किसने डिलीवरी दी होगी इन्हें? कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? राहुल अब उन्हें देखकर यही सोचता है कि कहीं ये वो आलिशा को फंसाने के लिए एक ट्रैप भी तो हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हुए अब उन्हें देखकर राहुल कहता है, जी कहिए कौन है आप और किससे मिलना है? हमने तो कोई डिलीवरी नहीं की। इधर राहुल की ये बात सुनते ही वो जो डिलीवरी बॉय थे वो अपने हाथ से राहुल को एक जोर का धक्का दे देते हैं। और जैसे ही इन्होंने राहुल को धक्का दिया तो राहुल अब यहाँ पर वहीं पर ही थोड़ा सा अपना बैलेंस खो देता है, लेकिन वो इससे पहले राहुल गिरता वो अपने आप को संभाल लेता है। तो इधर राहुल को धक्का देकर ये दोनों के दोनों डिलीवरी बॉय भी यहाँ पर राहुल के घर के अंदर आ जाते हैं। और जल्दी से घर के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर वो राहुल के घर के दरवाजे को बंद कर देते हैं। इधर यहाँ पर इन दोनों ही डिलीवरी बॉय को ये सब करता हुआ देखकर अब राहुल और भी घबरा जाता है कि आखिर ये कौन है और इस तरह से कैसे वो उसके घर में जबरदस्ती घुस सकते हैं, वो भी बिना कुछ कहे। इसलिए राहुल को एक पल के लिए आलिशा की सिक्योरिटी के लिए वो और भी घबरा जाता है कि कहीं सच में यहाँ पर आलिशा को खतरा तो नहीं। लेकिन अब यहाँ पर राहुल फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहता है, ये क्या हरकत है?
हाँ, जब जब मैं बाहर पूछ रहा था तो आपने मुझे बताया नहीं। आप इस तरह से किसी के घर में कैसे ज़बरदस्ती घुस सकते हैं? वेट, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। और यहाँ पर ये सब कहते हुए राहुल जल्दी से अब जब अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में से निकालता है तो वहाँ पर जो वे दोनों के दोनों डिलीवरी बॉय खड़े थे उनमें से अब एक जल्दी से अब अपने चेहरे के मास्क को हटाता है। एक डिलीवरी बॉय ने जैसे ही अपने चेहरे से इस मास्क को हटाया तो ये कोई और नहीं बल्कि करण गुलेरिया थे। सामने करण गुलेरिया को डिलीवरी बॉय के गेटअप में देखकर अब राहुल कहता है, आप यहाँ पर कैसे? अगर आप यहाँ पर आ ही रहे थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे आपको इस तरह से मुझे डराना नहीं चाहिए था। इधर राहुल ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अब करण गुलेरिया के साथ आई अंजलि मामी ने भी अब यहाँ पर अपनी कैप निकाल दी थी और साथ के साथ जो मास्क उसने लगाया था उसे भी हटा दिया था। अब अंजलि मामी को ये सब करता हुआ देखकर जब उसने देखा कि दूसरा कोई डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि वो अंजलि आंटी ही हैं, तो ये देखकर अब राहुल कहता है, आपको मैं सच में बॉय ही समझ रहा था। आप तो एक लेडीज लग भी नहीं, आप तो एक लेडी लग भी नहीं रही थी। राहुल को इतना हैरान होता हुआ देखकर उसकी ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ वो तो लगेगा ही ना, क्योंकि रेखा मूर्ति ने मेरा गेटअप ही कुछ ऐसा किया था। सच में राहुल धोखा खा गए ना हमें देखकर। अब यहाँ पर अंजलि मामी की इस बात को सुनकर अब राहुल कहता है, धोखा? अरे आप लोगों ने तो मुझे सच में अटैक ही दे दिया था। मैं तो एक पल के लिए घबरा ही गया था कि आखिर ऐसी इतनी हिम्मत किस में हो गई कि मुझे धक्का देकर मेरे ही घर में घुस रहे हैं। अगर आप अभी यहाँ पर अपना मास्क नहीं हटाते ना तो अब तक तो मैं पुलिस को यहाँ पर बुला चुका होता। अब राहुल की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ओके बी रिलैक्स। और अब यहाँ पर अंजलि मामी कहती है, हाँ वो क्या है ना कि हमें आलिशा से मिलना था। आलिशा कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रही। अब अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, वो तो अंदर है। वो क्या है ना कि जैसे ही मुझे दरवाजे के पे बेल बजने की आवाज़ आई तो मुझे लगा कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए मैंने उन्हें अंदर भेज दिया, नहीं तो वो अभी तक हॉल में ही थी। अब ये कहते हुए ही यहाँ पर राहुल कहता है, वैसे रेखा मूर्ति ने आज कुछ खाने के लिए नहीं भेजा है क्या? क्योंकि राहुल को अब उनके खाने की आदत सी हो गई थी और अगर रेखा मूर्ति ने उनके लिए खाना भेजा होता तो शायद राहुल को बनाने में और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसलिए वो सबसे पहले रेखा मूर्ति के हाथ के खाने को ही पूछते हैं। इधर राहुल की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, क्या खाना है तुम सभी को? हाँ देखो मुझे बताओ, मैं भी बनाकर अपने बच्चों को खिलाऊंगी। बता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब मैं आई हूँ तो अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, अरे नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए। आप अभी दोनों आए हैं, आप दोनों आइए बैठिए ना, मैं आप दोनों को के लिए कुछ लेकर आता हूँ। इधर राहुल ने जैसे ही ये कहा तो ये सुनते ही भी यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, अरे नहीं बेटा, खाने पीने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी खा कर आए हैं और वैसे भी हम यहाँ पर कुछ खाने पीने थोड़ी ही ना आए हैं। वो क्या है ना कि हमें तो बस आलिशा से मिलना था, इसलिए आप ऐसा कीजिए, आप आलिशा को ही बुला दीजिए। वैसे है कहाँ पर वो? इधर करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही राहुल यहाँ पर आलिशा को एक आवाज़ लगाने लगता है। इधर राहुल जैसे ही आलिशा को आवाज लगाता है तो अब अंदर से जैसे ही इधर राहुल की आवाज को सुनकर अब आलिशा आती है तो अब यहाँ पर वो आते हुए ही कहती है, कौन आया है राहुल? इधर आलिशा ने जैसे ही ये कहा तो ये आवाज सुनते ही अब करण गुलेरिया और अंजलि मामी दोनों जैसे ही अब पीछे मुड़कर आलिशा को देखते हैं तो उन्हें देखकर तो अब उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। उन दोनों को यहाँ पर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। आलिशा को वो देखकर अब एक पल के लिए तो दोनों अपनी आंखों को मसलते हैं कि कहीं उन्होंने जो अभी देखा है वो कुछ गलत तो नहीं देख लिया। लेकिन अब वो यहाँ पर अपनी आंखों को मसलते हुए फिर से अपनी आंखों को खोलकर आलिशा को देखते हैं तो उन्हें अभी भी सेम ही दिखाई दे रहा था। इधर अंजलि मामी अब आलिशा को देखकर अब उसे यहाँ पर आलिशा के साथ जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तो उन्हें वो मुलाकात याद आ जाती है।
जब पहली मुलाकात में उन्होंने कविन आलिशा को देखा था तो उन्होंने यहाँ पर एक ब्रांडेड गाउन पहना हुआ था। उनके चेहरे पर मेकअप था और बाल भी हमेशा से सेट थे। उनका बाल एक भी इधर उधर नहीं था। आलिशा को कभी भी मैसी हेयर में अंजलि मामी ने आज तक देखा ही नहीं था। लेकिन आज आलिशा को ऐसे देखकर अब अंजलि मामी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और जो हाल यहाँ पर अंजलि मामी का था सेम वही हाल यहाँ पर करण गुलेरिया का था। क्योंकि अंजलि मामी ने तो आलिशा को बहुत बाद में देखा था, लेकिन करण गुलेरिया तो उसे स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे थे। जब भी वो पेरिस में आते थे, जब भी उनका राजमहल में आना जाना होता था, तो उन्होंने आलिशा को तब से ही देखा था। आलिशा को ऐसे गेस्चर में करण गुलेरिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी आलिशा को ऐसे देखेंगे। अब अंजलि मामी को तो आलिशा को ऐसे देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि आलिशा ने आज यहाँ पर एक सिंपल सी सलवार कमीज पहनी हुई थी और उनके चेहरे पर आज कोई मेकअप भी नहीं था और उनके बाल भी अच्छे से कोम नहीं थे। इवन उनके कुछ बाल तो सामने उनके चेहरे पर गिरे हुए थे, तो कुछ बालों का उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ था। आलिशा को ऐसे देखकर अंजलि मामी को और साथ के साथ करण गुलेरिया को बहुत ही बुरा लग रहा था।